अपन जानते हैं कॉस्मोस के अंदर कंटिन्यू 9 प्लेनेट का मूवमेंट चल रहा है, देन उसकी कॉस्मिक रेस का इफेक्ट हर निर्जीव और हर सजीव वस्तु पे पड़ता है। पहली बात, किसी भी चीज का इफेक्ट जब किसी भी चीज पे पड़ता है तो ऐसा क्या कंपलसरी होना चाहिए जिसके कारण एक चीज दूसरी चीज को इफेक्ट करती है, और वो है एलिमेंट्स। क्योंकि बिना एलिमेंट्स के कोई भी चीज किसी को इफेक्ट नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट पीस और एक आयरन पीस। मैग्नेट आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि मैग्नेट में आयरन के एलिमेंट हैं इसलिए। अब यदि उस मैग्नेट में से अपन सारे आयरन के एलिमेंट को निकाल दें तो क्या वो आयरन पीस को अट्रैक्ट करेगा? नहीं। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया? एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 9 प्लैनेट्स के एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, 9 छोटे छोटे रिसीवर की तरह जो कॉस्मोस से कॉस्मिक रेस को रिसीव करते हैं। तभी अपन इफेक्टेड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो एज ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें कि ये 9 प्लैनेट्स के एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर कहां प्रेजेंट है। पहला प्लैनेट सूर्य। अपने शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो सूर्य के एलिमेंट हैं और सूर्य इस तरीके से प्रेजेंट है। चंद्रमा का एलिमेंट अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो है वाटर एलिमेंट, जल अपने शरीर में है। मंगल ग्रह का एलिमेंट अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो है ब्लड, जो पूरी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। बुध ग्रह का एलिमेंट अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो है पूरी बॉडी की स्किन यानी त्वचा। गुरु ग्रह का एलिमेंट अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो है ब्रेन सिस्टम। शुक्र ग्रह का एलिमेंट अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो है रिप्रोडक्टिव एलिमेंट के रूप में। शनि ग्रह का एलिमेंट अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो है पूरे बॉडी के मसल्स। ये जो 7 प्लैनेट हैं उसके एलिमेंट इस तरीके से प्रेजेंट है। अब रह गए 2 प्लैनेट्स, राहु एंड केतु। ये ऑब्स्टेकल प्लैनेट है। इनका फंक्शन क्या है कि मेन जो ये 7 प्लैनेट हैं उसके एलिमेंट के रेशो को अनबैलेंस करना। जैसे भी किसी भी प्लैनेट का एलिमेंट का रेशो अनबैलेंस होगा, लाइफ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी के अंदर चंद्रमा का एलिमेंट अनबैलेंस हुआ, यानी कि वाटर एलिमेंट अनबैलेंस हुआ और पानी की कमी से जॉइंडिस। अब डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट अप्लाई करता है अपने वाटर एलिमेंट को ओके करने के लिए, यानी कि चंद्रमा के एलिमेंट को ओके करने के लिए, और अपन ठीक हो जाते हैं। परंतु यहां क्या कंडीशन है कि रेमेडी का मार्जिन था, इसलिए डॉक्टर के ट्रीटमेंट अप्लाई करने पर हमें रिजल्ट प्राप्त हो गए। और यदि रेमेडी का मार्जिन ही ना हो, वो प्लैनेट्स रेमेडी पॉइंट पर ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो पर्सन लॉन्ग लाइफ जॉइंडिस में रहेगा जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी साइंस के अंदर 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस और सेकंड सेक्शन होता है अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी साइंस। अब ये फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस का सिस्टम हमारे लाइफ के ऊपर किस तरीके से वर्कआउट करता है, उसकी थ्योरी को अपन समझते हैं। फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस जो होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि ऐसा है होगा जिसकी कोई रेमेडी नहीं। उसमें प्लैनेट्स आउट ऑफ रेमेडी पॉइंट पर होते हैं। अपन जानते हैं जो चीज कांस्टेंट है, जो अपने एफर्ट से चेंज नहीं होती या लगातार एफर्ट्स करने से हमें प्राप्त नहीं होती, वही अपनी लाइफ का डिप्रेशन बन जाता है। तो देन फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस इज इक्वल टू डिप्रेशन, ये एक फार्मूला बन गया। अब इस डिप्रेशन की मैन्युफैक्चरिंग लैब क्या है? सबसे पहली बात, डिप्रेशन जो होता है वो 7 पॉइंट से क्रिएट होता है। नंबर 1, उस पर्सन की फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है जो लाइफ को अफेक्ट करता है। सेकंड, उस पर्सन की मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो लाइफ को अफेक्ट करता है, क्योंकि हर पर्सन की मेंटल हेल्थ अलग अलग होती है। जहां 2 मेंटल हेल्थ की ट्यूनिंग बैठती है वो अपना फ्रेंड हो जाता है, जहां ट्यूनिंग नहीं बैठती वहां अपने विचार टकराते हैं। तो मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो लाइफ को अफेक्ट करता है। थर्ड, उस पर्सन की स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि उसकी अध्यात्म हेल्थ कैसी है। यदि अपन 10 मिनट रेगुलर गॉड को, ईश्वर को समय दे रहे हैं, तो इस साइंस के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि अपन जानते हैं गॉड इज ग्रेट, वो सुपर पावर है, वो भी लाइफ को अफेक्ट करता है। देन फोर्थ हेल्थ होती है इमोशनल हेल्थ, यानी उस पर्सन की इमोशनल हेल्थ कैसी है। यदि अपना किसी से इमोशनली अटैचमेंट है तो अपन उस पर्सन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इमोशनली हेल्थ भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो लाइफ को अफेक्ट करता है। देन 6th हेल्थ होती है प्लैनेटरी हेल्थ, जिसके ऊपर अपन डेप्थ में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस साल मेरी प्लैनेटरी हेल्थ कैसी है, मैं एफर्ट्स लगाऊंगा तो मुझे इतना आउटपुट मिलेगा कि नहीं, जिसका प्रैक्टिकली अपन लाइफ में देखते हैं
कि अपने जीवन के कुछ वर्ष, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें अपने एफर्ट्स तो शानदार रहे पर इतना आउटपुट अपने को नहीं मिला। जरूर उन वर्ष और उन महीनों में अपनी प्लैनेटरी हेल्थ अनबैलेंस रही होगी, इसलिए ऐसा हुआ। तो प्लैनेटरी हेल्थ भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो लाइफ को अफेक्ट करता है। देन सेवंथ हेल्थ होती है कार्मिक हेल्थ, यानी कि कर्म की हेल्थ, जो अपन नित्य करते हैं अपने बिहेवियर। कार्मिक हेल्थ में दो सेक्शन होते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट। कार्मिक हेल्थ का जो पास्ट होता है, जो अपना प्रारब्ध होता है, उसी से फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी डिजाइन होती है। चूंकि वो अपनी ही बैलेंस शीट होती है, इसलिए चेंजेबल नहीं होती, इसलिए उसकी कोई रेमेडी नहीं होती, इसलिए उसको रिसीव करना पड़ता है। तो ये जो 7 हेल्थ है, ये जो 7 टूल्स हैं, ये वो 7 टूल्स हैं जिससे कि एक पर्सन की लाइफ की एक्यूरेसी का मेजरमेंट किया जाता है। देन ये 7 हेल्थ इज इक्वल टू फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस इज इक्वल टू डिप्रेशन। ये नया फॉर्मेट तैयार हो गया। इसको इजी गोइंग समझने के लिए अपन ऐसा समझ सकते हैं कि एक पर्सन ऊपर बैठा हुआ है अकाउंट्स ऑफिसर की तरह, और एक पर्सन जो है जो अपनी बॉडी यानी देह छोड़ के ऊपर जाता है। अब उसने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया और उसने ये पता किया कि ये पर्सन की जो है कार्मिक हेल्थ कैसी है। पता लगा 100 में से 50 मैनेज की। तो अच्छा, इन्होंने 50 मैनेज की, 100 मैनेज नहीं की। एक काम करो, इनके डिप्रेशन फाइल में क्रिएट करो कि लॉन्ग लाइफ इनके लाइफ पार्टनर से स्ट्रेस रिलेशनशिप रहे। तो उस पर्सन के इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में लाइफ पार्टनर का प्लेनेट अपने को स्ट्रेस पॉइंट पे मिलेगा। अब उस पर्सन के पास एक ही रूट है कि यदि वो मैरिज करता है तो स्ट्रेस को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, और यदि वो मैरिज नहीं करता है तो सेफ हो जाएगा। अब यदि वो मैरिज करता है तो लॉन्ग लाइफ स्ट्रेस करने के लिए वो रिसीव हो जाए। इसी को अपन ने फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी कहा है। फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी में आपकी लाइफ की जितनी भी डाटाबेस वैल्यू आ जाती है, उसको मिनिमाइज करने के लिए, कंट्रोल सिस्टम में ले जाने के लिए इस साइंस के अंदर क्या रूट्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं। टोटल 3 ऑप्शंस। फर्स्ट विल पावर, सेकंड वीटो पावर और थर्ड पेशेंस। ये 3 ही पॉइंट ऐसे हैं जिससे फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस वाले पार्ट को आप मैनेज कर सकते हैं। जो पर्सन ये तीनों पॉइंट इंटरनली क्रिएट कर लेगा वो फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस वाले पार्ट को मैनेज कर लेगा। जो पर्सन ये तीनों पॉइंट इंटरनली क्रिएट नहीं कर पाएगा वो फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस वाले पार्ट को मैनेज नहीं कर पाएगा। यानी कि शानदार लॉन्ग लाइफ झेलिए, देयर इज नो वे, चिड़चिड़े होते रहिए और झेलते रहिए, क्योंकि जन्म समय बदल नहीं सकते और मेंटेन करने के लिए ये 3 चीजें पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए जब कोई फैमिली वाइज, फ्रेंड सर्कल वाइज, डिपार्टमेंटल वाइज, बिजनेस वाइज कोई बात उठती है तो अपन कहते हैं कि यार थोड़ा पेशेंस से काम ले, वो पर्सन अपना काम कर देगा। यानी उस वक्त पेशेंस के एलिमेंट क्रिएट करने ही पड़ेंगे तो ही वो कार्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यदि अपन किसी पर्सन के साथ 4 महीने, 6 महीने, साल भर रह लेते हैं तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है कि कहां उसके साथ विल पावर से पेश आना है, कहां वीटो पावर का इस्तेमाल करना है और कहां पेशेंस से काम लेना है। फैमिलीज में अपन रहते हैं, मदर फादर के रिलेशन, ब्रदर सिस्टर के रिलेशन, अपने को क्लियर आइडिया रहता है कि ऐसा बिहेवियर देने से पर्सन नाराज हो जाएगा और ऐसा बिहेवियर देने से पर्सन हैप्पी हो जाएगा। व्हाई? क्योंकि उस इन्वायरमेंटल में अपन रहते हैं। तो फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस का सिस्टम हमारे लाइफ के ऊपर इस तरीके से वर्कआउट करता है जिसकी थ्योरी को अपन ने समझा। अब फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस के सिस्टम में आपकी पर्सनल लाइफ में क्या आ चुका है उसको इस साइंस के माध्यम से जान लिया जाता है। तो आपकी जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी की जो भी डाटाबेस वैल्यू आ गई है उसको मिनिमाइज करने के लिए विल पावर, वीटो पावर और पैशन से ही वो कंट्रोल होगी और पूरे वर्ल्ड में उसकी कोई रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। रेमेडी अप्लाई होती है अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी साइंस के सिस्टम में, जिस सिस्टम को हम समझने जा रहे हैं। फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो रेमेडी होती है वो यदि आपने अप्लाई भी कर दी तो रेमेडी की इंसल्ट हो जाएगी, आउटपुट नहीं आएगा। तो अब अपन सेकंड सिस्टम को समझने जाएंगे और वो सिस्टम है अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी साइंस। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी साइंस जो होता है ये नो प्लेनेट का एक सिस्टम होता है। अपन जानते हैं कि कॉस्मोस में कंटिन्यू नो प्लेनेट का मूवमेंट चल रहा है और उसकी कॉस्मिक रेस का इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर 9 के 9 ग्रह के एलिमेंट्स पे पड़ता है। तो सबसे पहले अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये जो स्टेबिलिटी टाइम फैक्टर होता है उसको सबसे पहले किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर कैलकुलेट करना चाहिए। स्टेबिलिटी टाइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि किस एज में आप वेल सेटल होंगे। कई बार हम देखते हैं
कि व्यक्ति 32 में सेटल होता है, कई पर्सन 42 में सेटल होते हैं, कई यंग एज में हो जाते हैं, तो उसकी क्या रीजन है? फाउंडेशन में जो 9 प्लेनेट होते हैं आपके हॉरोस्कोप में, सूर्य 22 एज के अंदर स्टेबल कर देता है, चंद्र 24 एज में स्टेबल करता है, मंगल 28 एज में स्टेबल करता है, बुध 32 एज में स्टेबल करता है, गुरु एज फैक्टर 16 में स्टेबल कर देता है। इसलिए गुरु वालों को ज्यादातर अपने फादर का बिजनेस जमा जमाया विरासत में मिलता है, इसलिए वो कम एज में क्लिक हो जाते हैं। शुक्र 25 एज में स्टेबल करता है, शनि 36 एज में स्टेबल करता है, राहु 42 एज में स्टेबल करता है और केतु 48 एज में स्टेबल करता है। और यदि 9 के 9 प्लेनेटों का एनर्जी लेवल डाउन आ जाए हॉरोस्कोप में, तो वो पर्सन आजीवन अनस्टेबल रहता है, फिर उसको किसी भी स्टेबल पर्सन की छत्र छाया में जीवन को गुजारना पड़ता है। अब ये स्टेबिलिटी एक्सटेंशन भी होती है। उसका रीजन ये है कि 2 प्लेनेट या 3 प्लेनेट किसी भी हाउस में एक साथ बैठ जाए, जैसे मंगल प्लस राहु 45 स्टेबिलिटी हो जाएगी। स्टेबिलिटी टाइम फैक्टर, ये एज जब आपको पता लग जाती है अपनी हॉरोस्कोप से कि किस एज में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, तो उसके बाद वाले समय को हम बेहतर कैश कर सकें, उसकी युद्ध स्तर पे तैयारी करेंगे उस एज के पहले, जिससे हमारा टाइम इन कैश हो जाए। तो स्टेबिलिटी टाइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि वहां से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है और उस एज के पहले आप जितना भी अर्न करते हैं वो इतना रिक्वायरमेंट अमाउंट ही आ पाता है, सेविंग नहीं हो पाती और इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग चलता रहेगा जब तक आप उस एज तक नहीं पहुंचेंगे। पता लगने से डिप्रेशन से बच जाते हैं। अब स्टेबिलिटी टाइम फैक्टर के बाद जितने भी ये 9 प्लैनेट्स होते हैं, उन 9 प्लैनेट्स में जो भी हमारे वर्किंग एरियाज होते हैं कि कौन से प्लैनेट्स की वेवलेंथ सबसे अच्छी है, स्ट्रांग है, हमारे प्रोफेशन हाउस से कनेक्टेड हो रही है, नहीं हो रही है, तो उसके अंदर वो जो आपकी फील्ड है, प्रोफेशन है, उसको निकाला जाता है। अब ये 9 के 9 प्लैनेट्स किसी भी कुंडली के अंदर अपना एनर्जी लेवल बैलेंस करके नहीं आते। अब स्टेबिलिटी टाइम फैक्टर को और एक्सप्लेन करता हूं मैं, उसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि मान लीजिए स्टेबिलिटी टाइम फैक्टर के पहले यदि कोई इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस के अंदर, कि स्टेबिलिटी टाइम फैक्टर के पहले उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या होगा? क्योंकि स्टेबिलिटी टाइम फैक्टर से पहले वो स्टेबल होने का प्रयास कर रहा है, यानी कि दूसरे की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर रहा है। और हर पर्सन की स्टेबिलिटी फिक्स, एस के शर्मा फॉर एग्जांपल, एस के शर्मा 48, एस के जैन 32, सो एंड सो पर्सन 49। तो उस एज के पहले जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसका रिजल्ट लॉस में आएगा। अब यदि इससे बचना है तो हम ऐसे पर्सन के साथ असेंबल हो जिसकी की स्टेबिलिटी क्रॉस हो चुकी है, तो क्या होगा? एडिशन ऑफ 2 हॉरोस्कोप, उस बिजनेस पे 2 लोगों के प्लेनेट काम करेंगे, देन प्रॉफिट डिवाइड बाय 2, तो वो टोटल लॉस से आंशिक लाभ में आ गया। बात किसके ऊपर आ गई? स्वयं के ऊपर। चाहे तो बिजनेस स्टार्ट करके लॉस लें और चाहे तो बिजनेस स्टार्ट करके प्रॉफिट लें। अब यदि वो पर्सन सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू के ट्रैक पे सिंगल रन अप होना चाहता है स्टेबिलिटी टाइम फैक्टर के पहले, तो उसको क्या डिफरेंसेस फेस करने को मिलेंगे? उसने कर रखा है एमबीए, उसके फ्रेंड ने कर रखा है एमबीए, उसके फ्रेंड को मिलेगा 1 लाख रुपए पर मंथ का जॉब, इनको मिलेगा 20,000 रुपीज पर मंथ का जॉब। ये डिफरेंसेस फेस करेगा। जैसी 28 एज पे आ जाएगा स्टेबिलिटी एज पे, तो 1 लाख का मिल जाएगा। उसके पहले चाहिए, जन्म समय बदलना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेबिलिटी के पहले यदि हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारे मनमाफिक और सेटिस्फेक्शन टाइप नहीं होता है। इसके बाद 9 के 9 प्लेनेटों के अंदर किस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं वो भी अपने को पता लग जाता है। आपके हॉरोस्कोप में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी के हॉरोस्कोप में सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर का प्लेनेट की वेवलेंथ स्ट्रांग है तो वो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर के वर्किंग एरियाज में सक्सेस होगा। यदि किसी के हॉरोस्कोप में स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर के प्लेनेट की वेवलेंथ स्ट्रांग है तो वो पर्सन स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर के वर्किंग एरियाज में सक्सेस होगा। यदि किसी के हॉरोस्कोप में सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के प्लेनेट की वेवलेंथ स्ट्रांग है तो वो सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के वर्किंग एरियाज में सक्सेस होगा। यदि किसी के हॉरोस्कोप में प्राइवेट सेक्टर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वाले प्लेनेट की वेवलेंथ स्ट्रांग है तो वो उस सेक्टर के अंदर सक्सेस होगा। तो किस सेक्टर की वेवलेंथ स्ट्रांग है उसको अपन कैलकुलेट करें, देन उसी डायरेक्शन में अपन एफर्ट्स करें, देन सक्सेस।
और जिस सेक्टर की वेवलेंथ वीक है उस डायरेक्शन में आपने एफर्ट्स कर दिए तो एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, अनसक्सेस। बात किसके ऊपर आ गई? स्वयं के ऊपर। चाहे तो सक्सेस हो और चाहे तो अनसक्सेस हो। फिर उसके बाद बिजनेस के जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारे प्लैनेट से लिंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहा है और अपनी आमदनी कमा रहा है। अब अपन उसकी प्रोसेसिंग देखें कि उसने कितने प्लैनेट को इन्वॉल्व किया। नंबर 1, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के काम में कितनी चीजों की आवश्यकता होती है उसी को अपन ने प्रोसेसिंग कहा है। सबसे पहले तो एक सड़क लगेगी जिसपे 4 और 4 से अधिक पहिए वाला ट्रक, 4 और 4 से अधिक पहिए वाले जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो शुक्र में काउंट होते हैं। तो यहां पर तो प्रोसेसिंग में शुक्र प्रेजेंट। फिर उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट माल को लोड करेगा उस ट्रक पे। लेबर डिपार्टमेंट कनेक्टेड टू शनि प्रोसेसिंग में, और ड्राइवर की जो पोस्ट है कनेक्टेड टू मंगल। उसके बाद एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट को पे उस माल की डिलीवरी को ले जाना और वहां पर जाके उस डिलीवरी को देके और वापस आना। अब ये प्रोसेसिंग में यहां लॉट ऑफ कंफ्यूजन ये होता है कि पहले तो अपना मन ये करता है कि इस बिजनेस को अपन शुक्र में सिलेक्ट करें, क्योंकि ट्रक ही नहीं रहेगा तो माल किस में रखेंगे। शुक्र की कॉस्मोस में स्टैंडर्ड वेलोसिटी क्या होती है? 3 सप्ताह में राशि बदलता है। तो क्या आप 3 सप्ताह में माल पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? यानी कैंसिल। सेकंड प्लैनेट सिलेक्ट करते हैं मंगल। मंगल की कॉस्मोस में स्टैंडर्ड वेलोसिटी होती है 1.5 माह में राशि बदलता है। तो क्या 1.5 माह में माल पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के काम में? कैंसिल। शनि 2.5 साल में राशि बदलता है, ये उसकी कॉस्मोस में स्टैंडर्ड वेलोसिटी है। तो क्या 2.5 साल में माल पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? कैंसिल। अब सबसे फास्ट मूवमेंट वाला प्लेनेट है चंद्र, जो 2.5 दिन में राशि बदलता है। यानी हम ये देखें तो ये बिजनेस फिजिक्स के कंसेप्ट पर डिपेंड है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। एक निश्चित वेलोसिटी, एक निश्चित डिस्टेंस इस पर भाड़ा तय होगा और एक निश्चित टाइम में गाड़ी को लगाना है। तो बिजनेस की इक्वेशन क्या बनेगी? प्रोसेसिंग वाले प्लैनेट्स मंगल प्लस शुक्र प्लस शनि इज इक्वल टू चंद्रमा। यानी ये बिजनेस किस में जाएगा? चंद्रमा में। अब चारों प्लैनेटों की वेवलेंथ जिसके हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है वो इस बिजनेस को करके ग्रोथ लेगा। यदि 3 में से एक भी डाउन है, मान लो शनि डाउन है और 3 प्लैनेट का एनर्जी लेवल प्लस है, तो वो इस प्रोफेशन को तो करेगा परंतु लेबर डिपार्टमेंट और वर्कर्स से परेशान रहेगा। तो इस तरीके से हम माइनर कैलकुलेशंस करके हमारे प्रोफेशन का सिलेक्शन अच्छे तरीके से करके और उसमें फायदा ले सकते हैं। इसके बाद 9 के 9 प्लेनेटों का एनर्जी लेवल किसी का भी स्ट्रांग नहीं होता, तो स्वाभाविक है कि कुछ प्लेनेटों का तो एनर्जी लेवल डाउन आता ही है। जिन प्लेनेटों का एनर्जी लेवल डाउन आता है वो हमको लाइफ में 3 ही प्रकार से लॉस देते हैं। फर्स्ट, जब अपन उस प्लेनेट की एज को क्रॉस करेंगे, यदि शनि का एनर्जी लेवल डाउन है तो शनि की लॉजिकली एज होती है 36, तो जैसे अपन 36 एज पे जाएंगे तो लॉस मिलना तय और फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस के अकॉर्डिंग रिसीव करना भी तय। सेकंड एंगल लॉस का काम मिलेगा जब अपन उस प्लेनेट की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से क्रॉस होंगे। थर्ड एंगल लॉस का काम मिलेगा जब अपन उस प्लेनेट की गोचर दशा से क्रॉस होंगे, जिसमें मंथली मूवमेंट होते हैं 9 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, और महादशा अंतरदशा में ईयरली मूवमेंट होते हैं। ये 3 ही एंगल है जहां लॉस मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे, जिसको कि अपन पहले से ही कैलकुलेट कर लेंगे। यदि अपने को पता लगा जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक हमारा फाइनेंशियल पीरियड नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो हम 2017, 2018 से सेविंग करेंगे उस टाइम पीरियड को क्रॉस करने के लिए। यानी मेंटल प्रिपेयर होकर उस समय को क्रॉस करेंगे, क्योंकि बर्थ टाइम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी साइंस, और इसके पहले मैंने आपको समझाया फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस। तो आपकी जो भी हॉरोस्कोप होती है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस से जो हॉरोस्कोप बनती है, उसके अंदर स्टेबिलिटी टाइम फैक्टर यदि अपन पता कर लेते हैं तो उससे हम डिप्रेशन में जाने से बचते हैं। और फिर जितने भी एस्ट्रोलॉजी होती है उस सबको निकाला जा सकता है। जैसे एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी में उस पर्सन के सब्जेक्ट निकाले जा सकते हैं, किस सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन करेगा, क्वालिफिकेशन की हाइट क्या रहेगी, नॉन स्टॉप करेगा, रुकावट के साथ करेगा, फेल हो जाएगा, छोड़ देगा, रीमैक्स क्वालिफिकेशन करेगा,
उसमें आप एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी में डिटेल्स मिल जाते हैं। फील्ड एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसका सेक्टर कैलकुलेट हो जाता है, सेक्टर के साथ साथ पर्टिकुलर एरिया कैलकुलेट हो जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में जाएगा, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जाएगा, सर्विस करेगा, बिजनेस करेगा, किन चीजों का करेगा, वो सारे डिटेल फील्ड एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आपकी मंथली इनकम आती है कि वो पर्सन कितना अर्न करेगा, भाई 10,000 to 80,000 रुपीज पर मंथ कमा के देह छोड़ देगा, या 1 लाख से 10 लाख रुपए पर मंथ कमा के देह छोड़ेगा, या सीआर की लिमिट में कमाएगा, तो वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आपको पता लग जाता है, जिससे आप विटनेस सोर्स जनरेट करके, और यहां पर यह भी पता लग जाता है कि एक सोर्स से वो लिमिट आएगी कि 2 सोर्स से आएगी कि 3 सोर्स से, जिससे आप विटनेस सोर्स जनरेट करके उस लिमिट को अचीव कर सकें। फिर उसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपकी सारी बीमारियां कैलकुलेट हो जाती है आपके हॉरोस्कोप से, उसको छोड़ के नई बीमारी नहीं होगी, जो डिसीजें आई हैं उसको फेस करें, क्योंकि उसको खत्म करने के लिए जन्म समय बदलना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। प्रिकॉशन एस्ट्रोलॉजी में आपके सारे प्रिकॉशन आते हैं, लॉन्ग लाइफ आपको क्या प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो डाटा फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी में आ गए उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते, उसके अगेंस्ट में आपके प्रिकॉशन आ जाएंगे। मेडिकल के बाद रेमेडी एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसमें वायरस स्कैनिंग प्रोसेस रहता है, जो भी प्लैनेट्स से आपकी प्रॉब्लम अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी डाटा में आई है उसी को अपन रिपेयर कर सकते हैं, और रिपेयर में भी मिनिमाइज होता है कि कष्ट की मात्रा को कम करने के लिए रेमेडी होती है। लेकिन जो फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी में आपकी लाइफ की चीजें आ गई हैं उनको तो आपको विल पावर, वीटो पावर, पेशेंस से कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो जन्म समय बदलना पड़ेगा, जो संभव ही नहीं है। फिर उसके बाद आपका प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी जो टॉपिक होता है, प्रिडिक्शंस में सारे प्रिडिक्शंस आएंगे आपके, ये कौन कौन से ईयर में कैसे क्या ग्रोथ रहेगी। फिर और भी एस्ट्रोलॉजी होती है जो हमारे वेबसाइट पे पूरी दी हुई है, सारी एस्ट्रोलॉजियों का एनालिसिस किया जा सकता है, और उसके साथ साथ हम अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी में हमारी लाइफ में क्या आया हुआ है, फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी में हमें हमारी लाइफ में क्या आया हुआ है, यदि ये दोनों चीजें पता लग जाए। अप्लाइड का मतलब होता है एफर्ट्स लगा के इनकैश करना, फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि उसको विल पावर, वीटो पावर, पेशेंस से कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि वो जो एज इट इज प्लेनेट आपके फाउंडेशन में आ चुके हैं उनको इधर से उधर अपन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, और उसको मिनिमाइज करने के जो तरीके होते हैं उसको रेमेडी कहते हैं। लेकिन फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी के जो डाटा है वो तो विल पावर, वीटो पावर, पेशेंस से कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसको आप विल पावर, वीटो पावर, पेशेंस से कंट्रोल करें, और अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी में आपकी लाइफ के जितने भी डाटा आ गए उनको एफर्ट्स लगा के इनकैश करें। तो ये था अपना आज का वीडियो, जो अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी और फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है, और लाइफ में हम इसको इनकैश कैसे करें, उसके बारे में मैंने आज आपको बताया है। और इसके बाद मैं अगले वीडियो में पुनः नए टॉपिक के साथ पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।